बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस्लामाबाद की सूरत हाल सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस में गुज़िश्ता रात को ऑपरेशन हुआ है और पुलिस ने वहां से अंसारुल इस्लाम के कारकुनों को गिरफ्तार किया। ये कारकुन मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, ये वही हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब को मार्च पास दे रहे थे, जो मौलाना फजल रहमान साहब के लिए जो है वो परेड कर रहे थे, जैसे एक फौज परेड करती है। और आपने माजी में इनके विजुअल्स भी देख रखे हैं। फिर इनके पास डंडे होते हैं और ये डंडा बरदार फोर्स है मौलाना फजल रहमान साहब की, और इसमें नौजवान बहुत बड़ी तादाद में हैं। ये खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं और ताकत के बलबूते पर इन्होंने इस्लामाबाद को पहले भी काबू किया था। मौलाना फजल रहमान साहब के जानिसार है और उनसे बहुत प्यार करते हैं। ज़्यादातर ये मदारस के वो तालिब इल्म हैं जो सीनियर हो गए, जो नौजवान हैं, और उनको डंडे पकड़ा के और फिर यहाँ पे लाया जाता है। इनको इस फोर्स का हिस्सा बनाया जाता है और जिस नौजवान को इस फोर्स में शामिल किया जाता है उसके लिए बड़ा ऑनर होता है कि वो अब अंसारुल इस्लाम का हिस्सा है। वैसे इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इस तरह की तंजीमों के ऊपर आईने पाकिस्तान में पाबंदी है। कानून के मुताबिक आप कोई ऐसा जत्था, ऐसा कोई ग्रुप या प्राइवेट मलेशिया आप ये नहीं बना सकते। हाँ, यूथ विंग्स आप बना सकते हैं, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन अंसारुल इस्लाम जो है वो फजल रहमान साहब की ताकत और उनकी पहचान इसको माना जाता है। ये खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं। हामिद मीर इन्हीं के साथ इजहारी यकजहती के लिए जब मौलाना फजल रहमान साहब का पिछला धरना था इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, तो हामिद मीर साहब इसी अंसारुल इस्लाम का यूनिफॉर्म पहन कर गए थे और वहां अंसारुल इस्लाम के कुछ नौजवानों ने इनको हामिद मीर को चूमा भी था। तो ये एक तंजीम है, ये इस्लामाबाद में आ गई है और इसके कुछ लोग पहुंच गए हैं, बाकी लोग पहुंच रहे थे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने इनको अब ऑर्डर जारी कर दिए थे कि आप लोग इस्लामाबाद पहुंचे, अभी बड़ी सख्त ड्यूटी देनी है। क्योंकि आने वाले दिनों में बज़ाहिर तो ये कह रहे थे कि हमने अपने अपने MNAs को तहफ़्फ़ुज़ देना है। 10-10, 20-20 नौजवान जो हैं वो एक एक MNA को घेरे में ले लेंगे और उसको हिफाजत के साथ पहुंचाएंगे कौमी असम्बली में, ताकि वो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद के अंदर वोट डाले। अब ये क्यों है? देखिए, अपोजिशन के पास तो तादाद पूरी है नहीं, 162 लोग हैं उनके तमाम मिलाकर। वो 162 लोग तो हुकूमत गिरा नहीं सकते। अब उन 162 लोगों को पूरी तादाद में पहुंचाना सबसे अहम जिम्मेदारी है। तो उन पे प्रेशर डालने के लिए, उन पे दबाव डालने के लिए, जब इस तरह के डंडा बरदार लोग वहां पे मौजूद होंगे तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो कहीं छुप कर जान बचाएं। ये उनको पहुंचा देंगे जिम्मेदारी के साथ पार्लियामेंट हाउस तक। अब दूसरी जानिब जो है वो हुकूमती लोग अगर वोट डालने के लिए आना चाहें तो वो इंडिपेंडेंटली आ सकते हैं, और अगर किसी को सिक्योरिटी चाहिए तो वो पुलिस की सिक्योरिटी भी ले सकता है। लेकिन यहां पे इस खदशे का इजहार किया अपोजिशन ने कि हमारे बंदों को अगवा कर लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ हालिया तारीख में कि बंदों को अगवा किया गया हो। जहां यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बन गए अकलियत में होने के बावजूद, कोई अगवा नहीं हुआ। यहां पे कई मरतबा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बड़ी अहम कानून साजियां हुई, कोई अगवा नहीं हुआ। तो अब ये अगवा के इम्कानात और चांसेस जो हैं वो किस लेवल तक थे, और क्योंकि तो सारे MNAs हैं, अगर किसी को पकड़ा भी जाएगा तो जो आना चाहेगा उसको पेश किया जाएगा और उसको वहां पे मौजूद होना होगा। इस तरह की हरकत क्यों की गई? इन लोगों ने आज एक एक्सरसाइज की है, और एक्सरसाइज ये की है कि किस तरीके से MNAs को निकालना है और किस तरीके से पहुंचाना है। एक्चुअली प्रैक्टिस इस बात की नहीं हो रही थी। अपोजिशन को कल रात को यह पता चल गया कि इमरान खान साहब तहरीक-ए-एतमाद में नाकाम होने नहीं जा रहे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तसादुम के इम्कानात को बढ़ाया जा रहा है, अंसारुल इस्लाम को पहुंचाया गया है और जानबूझ के उन नौजवानों को इस्तेमाल किया जाएगा रियासत के खिलाफ लड़ाने के लिए, दूसरी जमातों के कारकुनों के साथ लड़ाने के लिए, ताकि अनारकी पैदा हो और हालात इतने खराब हों कि बात इमरान खान साहब के हाथ से भी निकल जाए। हुकूमत की दानिशमंदी इस बारे में है कि कुछ भी करके हुकूमत तहरीक-ए-एतमाद वाला दिन लेकर आए और वहां पे कानून के मुताबिक तहरीक-ए-एतमाद को नाकाम बनाए। ये हुकूमत के लिए इसलिए बहुत जरूरी है ताकि वो प्रैक्टिकली अपोजिशन को शिकस्त दे सके, वरना अपोजिशन जो है उनको कामयाबी हासिल हो जाएगी अनारकी फैलाने में। देखें इसमें क्या है, एक तो तहरीक-ए-एतमाद में जो कामयाब हो रहा होगा, अगर तो अपोजिशन कामयाब हो रही होगी तो वो पूरी कोशिश करेगी कि स्टेट अवे तहरीक-ए-एतमाद जो है उसका दिन आए, और वो आना ही है। अब कोई उससे भाग नहीं सकता, क्योंकि रिक्विजिशन भी जमा हो चुकी है असेंबली के इजलास की, और साथ ही साथ तहरीक-ए-एतमाद भी जमा हो चुकी है। तो अब वो दिन आना है, उससे कोई भाग नहीं सकता। असेंबली में इमरान खान साहब तोड़ नहीं सकते, सिर्फ इस्तीफा देने का एक ऑप्शन और वो देंगे नहीं। तो अपोजिशन अगर जीत रही है तो उनको हर हाल में चाहिए कि वो तहरीक-ए-एतमाद वाला दिन लेकर आए और उस दिन तक सब्र से और तहम्मुल से काम लें और किसी भी ऐसी हरकत से गुरेज करें जो उनकी तहरीक-ए-एतमाद को खराब कर सकती है। अगर हुकूमत जीत रही है
تو हुकूमत को चाहिए कि हर हाल में अपोजिशन के नखरे भी बर्दाश्त करे, उनकी छोटी मोटी हरकतें भी बर्दाश्त करे और कोशिश करे कि कुछ भी करके तहरीक अदम एतमाद वाला दिन आए और वहां से वो सुरखरू होकर निकले। अब दोनों को ये चाहिए, लेकिन दोनों ऐसा लगता है कि कुछ हद तक घबराए हुए हैं। खासतौर पे अपोजिशन ने जिस तरह के लोगों को बुलवाना शुरू किया, यानी अंसारुल इस्लाम का कोई काम नहीं है तहरीक अदम एतमाद में। इससे पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन जीते थे तो कौन सी अंसारुल इस्लाम थी जो वोटरों को घेर घेर के ला रही थी, हालांकि खुफिया बैलेटिंग थी, तो तब तो कोई किसी को नहीं लाया घेर के। अभी भी ये सब कुछ वैसे ही हो सकता था। अपोजिशन ने इन लोगों को पहुंचाया इसलिए कि कल रात को अपोजिशन को इस बात का आइडिया हो गया था कि तहरीक अदम एतमाद में जिस कामयाबी की वो तवक्को कर रहे हैं वो कामयाबी शायद उनको नहीं मिलने जा रही। हुकूमत का एतमाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हुकूमत डी चौक के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा जो तारीखी नौयत का है वो करने का इरादा भी रखती है। देखते हैं कि वो ये कर सकती है या नहीं कर सकती, लेकिन इमरान खान का ये दावा है कि वो एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे और एक पब्लिक प्रेशर भी जनरेट करेंगे, ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो उनके पॉलिटिकल मुखालिफिन हैं उनको वो ये बताना चाहते हैं कि स्टिल वो पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर हैं और नौजवान और बड़ी तादाद में लोग उनके पीछे खिंचे चले आते हैं। ये इमरान खान साहब का क्लेम है और वो ये करना चाहते हैं। अब ये जो लोग थे ये पार्लियामेंट लॉजेस में जमा हो गए। पार्लियामेंट लॉजेस में इनके जमा होने के बाद कुछ लोगों ने शिकायत की और उन्होंने ये कहा कि ये पार्लियामेंट लॉजेस खाली अपोजिशन के नहीं होते, ये तो सबके लिए है। तो वहां शिकायत ये है कि यहां पे अननोन आउटसाइडर्स मौजूद हैं और खौफ और हरास की एक फिजा है। तो उसके बाद जो पुलिस है उसको टास्क दिया गया, पुलिस फौरी तौर पे वहां पे पहुंची, वहां पे आउटसाइडर्स मौजूद थे और सलाउद्दीन जो है एक मेंबर असेंबली, उनके घर से लगभग कोई 1 दर्जन के करीब लोग गिरफ्तार हुए। इन लोगों ने पहले यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जो ये अपना खाकी कलर का यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन जैसे ही मीडिया के ऊपर खबरें चली, मीडिया ने इनको इतला दी कि पुलिस आ रही है, एक ऑपरेशन होने वाला है, तो फौरी तौर पे इन्होंने अपना लिबास तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इनकी फुटेज बनी हुई थी और ये आइडेंटिफाई हो रहे थे, तो पुलिस ने इनको अरेस्ट करना शुरू किया। जब पुलिस ने इनको अरेस्ट किया तो वहां पे मौजूद PMLN के लोग, वहां पे मौजूद बाकी जमातों के लोग, वो सारे मैदान में आ गए और एक रोला पड़ गया, एक शोर मच गया। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के लोग भी आ गए और वहां पे धक्कम पेल शुरू हो गई, कुछ शीशे टूटे, कुछ खींचातानी हुई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अपना टारगेट अचीव करके जिनको गिरफ्तार करना था करके ले गई। क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने यह वार्निंग दी थी कि जो भी कानून को हाथ में लेगा या जिससे खतरा होगा उसको हम गिरफ्तार कर देंगे। आउटसाइडर वैसे इस तरह से अलाउ नहीं होते वहां पे पार्लियामेंट लॉजेस में कि आप इस तरह जत्थे बुला लें और लोगों को इकट्ठा कर लें, और उन लोगों को जो माजी के अंदर इस्लामाबाद में इस किस्म की शरारतें करके गए हों। इस्लामाबाद के रेड जोन में जिसने जो भी किया उसने उसको भुगता है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकदमात हैं, वो उनको भुगत रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर भी है। अभी आरफ अलवी साहब ने भी एक केस के अंदर जो है वो पेश हुए हैं, उन्होंने सदारती इस्तिस्ना नहीं लिया। तारुल कादरी साहब के ऊपर भी मुकदमा था। इमरान खान साहब भी इन चीजों को फेस करते रहे हैं। तो जिसने इस्लामाबाद में आगे शरारत किया, शोर मचाया, उसको खुमियादा भुगतना पड़ा है और अब ये खुमियादा मौलाना फजलुर रहमान साहब को और उनकी पार्टी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है। मौलाना साहब ने फौरी तौर पे ऐलान किया कि मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए निकल आया हूं और मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी के कारकुनों को कहा कि आप तमाम शहरों से निकलें, उन शहरों को बंद करें और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। ये सीधे तरीके से नहीं मानेंगे, ना इनको हमारी बात समझ आएगी। इमरान खान और स्पीकर कौमी असेंबली दोनों मुस्ताफी हो जाएं। ये फजलुर रहमान साहब के मुतालबात थे, वो खासे गुस्से में नजर आ रहे थे। इसके जवाब में शेख रशीद अहमद ने और फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट जारी किए हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की कि जत्थे और प्राइवेट आर्मी रखने पर आईन में मुमानियत है, और साथ ही साथ जो है वो शेख रशीद अहमद साहब ने कहा जो भी तशद्दुद करेगा उसे कुचल दिया जाएगा, नतीजा आप भुगतेंगे, कानों को हाथ लगाएंगे। वजीर दाखिला ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बड़ी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो भी तशद्दुद करेगा उसे कुचल दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक पार्लियामेंट लॉजेस में अंसारुल इस्लाम के कारकुनों के खिलाफ जो पुलिस का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कानून में हाथ लेगा तो फिर चीखे ना मारना, जो भी तशद्दुद करेगा उसे कुचलेंगे, नतीजा आप भुगतेंगे, आप कानों को हाथ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अंसारुल इस्लाम तहलील हो चुकी है पहले ही, किसी को प्राइवेट मलेशिया रखने की इजाजत नहीं है। ये प्राइवेट मलेशिया है। इनके 50 लोग कपड़े तब्दील करके भाग गए। पुलिस ने इनसे 4 घंटे मुदाकरात किए, फिर ऑपरेशन किया गया। इनके 19 लोग हमारे पास हैं, रास्ते में आने वालों को भी रोकेंगे। किसी MNA को गिरफ्तार नहीं किया, ये शौक से थाने में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जो मेंबर असेंबली हैं जिन्होंने जाकर वोट डालना है, जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के अंदर हिस्सा लेना है, उनमें से हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। वो अपनी मर्जी से जाके थाने में बैठे हुए सियासत कर रहे हैं। वो निकले और निकल के जाके अपना पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एंजॉय करें,
खाना शाना खाएं, सुबह उठें, तैयारी करें और अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो हक है उसको इस्तेमाल करें। तो ये अब एक पॉलिटिक्स हो रही है और इसको अनार्की के लिए, रोला डालने के लिए, क्योंकि जिस वक्त से अपोजिशन को पता चला है कि उनका पलड़ा अब हल्का हो गया है, गुज़िश्ता 24-48 घंटों से हालात बदले हैं और बहुत तेजी से बदले हैं। जो उनको लग रहा था कि उनको कामयाबी मिलने वाली है, वो दरवाजे अब उस तरह नहीं खुले हुए जो उनको दिखाई दे रहे थे। तो अपोजिशन को शिकस्त नजर आई तो फिर उन्होंने सूरत हाल को लड़ाई की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। फवाद चौधरी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी देनी है तो पुलिस स्टेशन जाएं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं खुद गिरफ्तारी दे रहा हूं, साथ उनके जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी है, तो गिरफ्तारी किसको देनी है? मौलाना साहब ने अगर गिरफ्तारी देनी है तो पुलिस स्टेशन चले जाएं, जब ये रात थाने में गुजारेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी। ये फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट के बाद फवाद चौधरी साहब का रिएक्शन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसके ऊपर अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया और मेरे ख्याल में गैर जरूरी होगा अगर वो इस वक्त रिएक्शन देंगे। खामोशी से तमाशा देखें, क्योंकि अपोजिशन ने पहले भी इस्लामाबाद के ऊपर, हर अपोजिशन ये कोशिश करती है, तारुल कादरी साहब, इमरान खान साहब भी, और उसके बाद जो जो पॉलिटिकल पार्टी आती है। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इतना बड़ा एक पॉलिटिकल शो किया, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की कोशिश नहीं की। किसी ने उनको नहीं रोका, वो आए, उन्होंने अपना शो किया, अपनी पॉलिटिक्स की और वापस चले गए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास ये कैपेसिटी है और वो माजी में कर चुके हैं कि वो धरना भी दे सकते हैं, वो रियासत को यरगमाल भी बना सकते हैं। और इस वक्त रियासत ये रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, रियासत ने ये रिस्क लिया है कि तहरीक-ए-अदम एतमाद के अंदर मुकाबला करते हैं। अगर इमरान खान हार गए तो बाहर हो जाएंगे, जीत गए तो पाकिस्तान को लीड करेंगे, और अगर जीत गए तो आने वाले दिनों में OIC का इजलास आ रहा है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ऑनर है कि 2 महीने के अंदर ये दूसरी मरतबा इजलास होने जा रहा है। तो पाकिस्तान में ये होना पाकिस्तान के लिए काबिल इज्जत बात है। इमरान खान साहब फिर उसको देखेंगे, उन मामलात की तरफ आएंगे। लेकिन अगर तहरीक-ए-अदम एतमाद के अलावा जत्थे आकर इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं और एक मैस क्रिएट कर देते हैं और यहां धरने जैसी कैफियत हो जाती है, इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक-ए-अदम एतमाद नाकाम होने के बावजूद अगर फजलुर रहमान साहब बैठते हैं और उठने से इनकार कर देते हैं, और ये प्लान है, याद रखिएगा, जिस वक्त से अपोजिशन को यह पता चला है कि वो तहरीक-ए-अदम एतमाद में कामयाब नहीं हो रहे, उस वक्त से वो प्लान बी पर काम कर रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आएंगे और धरना देकर बैठ जाएंगे, OIC के इजलास के मामले के ऊपर ब्लैकमेल करेंगे और बाकी मामलात पे भी ब्लैकमेल करेंगे। तो इस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत दी जाएगी। डू वट एवर यू वांट टू डू। आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, गो एहेड, करें पॉलिटिक्स। आप जलसे करना चाहते हैं, करें, लेकिन लंबे अरसे के लिए इस्लामाबाद को अब यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर OIC का एक बड़ा संजीदा इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। चाइना के वज़ीर खारजा भी आ रहे हैं, और इससे पहले जब PMLN का दौर था तो इमरान खान साहब के ऊपर यह एलिगेशन था कि उनकी वजह से चाइना के सदर का दौरा कैंसिल हो गया। तो अब तो बहुत सारे मुल्कों के जो है वज़ीर खारजा आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। चीन को भी पाकिस्तान उसके अंदर शामिल कर रहा है, जिसपे अमेरिका को बड़ी तकलीफ है। तो ऐसे मौका पर अमेरिका या मगरबी ममालिक को खुश करने की बजाय मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को यरगमाल ना बनाना बेहतर है, और तहरीक-ए-अदम एतमाद को कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने अंदाज में लड़े। जिसके वोट ज्यादा होंगे, जो 172 शो कर देगा, वो जीत जाएगा। और शो करना इस मर्तबा अपोजिशन की जिम्मेदारी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक दावा किया है, उन्होंने कहा कि हमारे जो वोट होंगे तहरीक-ए-अदम एतमाद के लिए, 172 से जायद वोटों से तहरीक-ए-अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। पार्लियामेंट में मौजूद बहुत से दोस्त राब्ते में हैं, क्या इन सबके नाम भी बता दूं? ये आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर दोबारा आज आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुश्तरका तौर पे की है। तो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस्लामाबाद में डेरे लगे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के जज्बाती स्टेटमेंट्स के बाद जो JUI के कारकुनों ने मुल्क की कई अहम शाहराहों को ब्लॉक कर दिया है, पार्लियामेंट लॉजेस में अंसारुल इस्लाम के कारकुनों के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कई शहरों में एहतजाज शुरू हुआ और उन्होंने कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। कई जगहों पे पुलिस ने उनसे सड़कें खुलवा दी हैं, और कुछ जगहों के ऊपर जो है वो अभी भी कारकुन थोड़ी बहुत तादाद के अंदर मौजूद हैं। कल के दिन पता चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि इमरान खान साहब भी अभी दीर में एक बड़ा जलसा करने वाले हैं आने वाले वक्त में, और उनका बड़ा तगड़ा जलसा तवक्को की जा रही है कि बहुत हैवी जलसा होगा। अब दीर के हालात के ऊपर सबकी नजरें हैं, क्योंकि वहां जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप भी तगड़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत तगड़ी है। इमरान खान साहब की भी बहुत मकबूलियत है। देखना यह है कि वहां लोकल सतह के ऊपर इस जलसे को रोकने के लिए क्या किया जाता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे कितना बड़ा पावर शो कर सकती है। दूसरी जानिब DGI SPR ने एक दफा फिर कहा है कि हमें सियासत के अंदर ना घसीटें, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम सियासत में इन्वॉल्व हैं तो उससे कहें कि सबूत लेकर आए, हम पे बिला वजह इल्जामात ना लगाएं, और ये गैर जरूरी बहस है, इसके अंदर ना जाया जाए तो यही हम सबके लिए बेहतर है।
تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ ہمیں اس کے اندر نہ ڈالیں، جو آپ کی سیاست ہے آپ جانے، آپ کا کام جانے. لیکن اس موقع پر وہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتا رہے تھے. وہ ڈیولپمنٹ ہے کہ انڈیا سے کوئی چیز فائر ہوئی ہے اور وہ بہت لمبا فاصلہ طے کر کے پاکستان میں پہنچی ہے. پاکستان نے اس کے اوپر کیا ہے اس کی تفصیلات انہوں نے بتائیں. اور یہ وہ ایریا ہے جہاں سے کراچی، اسلام آباد اور لاہور کے لیے بھی اور ایون غیر ملکی فلائٹس بھی اسی ایریا سے گزرتی ہیں. بھارتی مشکوک چیز نے پنجاب کے شہر بیاں چنو کے قریب پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی اور بھارت بتائے کہ وہاں کیا ہوا اور کس مقصد کے لیے خلاف ورزی کی گئی ہے. پریس کانفرنس کے دوران ایئر فورس کے آفیسر نے بھارتی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پاک فضائیہ نے اس مشکوک چیز کی مکمل نگرانی کی ہے اور اسے گرایا ہے. یعنی پاک فوج ویجیلنٹ تھی، انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے. اس کے ساتھ کچھ ایسے ہتھیار نہیں تھے جو نقصان پہنچاتے. لیکن یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. اب وزارت خارجہ اس معاملے کو پوری دنیا کے سامنے اٹھائے گی. انہوں نے بتایا کہ مذکورہ جو چیز ہے جو پاکستان کے اندر پہنچی ہے، بیسیکلی یہ ایک میزائل ٹائپ کوئی ہتھیار ہے اور پاکستانی حدود میں چند منٹ تک رہی اور 260 کلومیٹر تک کا اس نے ٹوٹل سفر کیا، جس کے بعد فضائیہ نے اس کو گرا دیا ہے. جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ بھارتی حدود سے آنے والی چیز کی بروقت مانیٹرنگ کر کے اس کے خلاف فوری کارروائی کی گئی اور یہ چیز غیر مسلح تھی. یعنی اس کے اندر کچھ اس طرح کا جو ہے مواد نہیں تھا کہ جس سے کوئی تباہی پھیلتی. یہ عالمی ٹریفک کا روٹ ہے جس جگہ کے اوپر بھارت نے خلاف ورزی کی ہے اور بہت ساری پروازیں یہاں سے گزرتی ہیں. یہ اٹ واز اے ویری سیریس میٹر. پاکستان اس کو انٹرنیشنلی اٹھانے جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے اداروں کو سلام کہ وہ ویجیلنٹ تھے، انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا، انہوں نے اس کو گرایا. لیکن اب بھارت سے جواب لینا بھی ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.